रात के सन्नाटे में बगदाद के एक महल की खिड़की से आती हल्की सी रोशनी में बैठा एक आदमी, जिसके एक इशारे पर पूरा देश कांप उठता था। वह खुद नींद से कोसों दूर था। हर रात उसे लगता कि दीवारों के पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी खाने में जहर का शक, कभी अपने ही लोगों पर भरोसा न कर पाने का डर, और इन्हीं डर से बचने के लिए उसने अपने चारों ओर खड़ा किया महलों का ऐसा जाल जो कंक्रीट, सोने और खून से बना था। यह कहानी है सद्दाम हुसैन की, उस शासक की जिसने अपनी ताकत दिखाने के लिए मिसाइलों जैसी दिखने वाली मस्जिदें बनवाईं और अपनी ही नसों में बहते खून से एक पवित्र किताब लिखवा डाली। नमस्कार साथियों, आज कहानियों के भंडार में हम खोलने वाले हैं सद्दाम हुसैन की जिंदगी के वो गुप्त दरवाजे जिनके पीछे छिपा है डर, सत्ता और रहस्यों का सच, और एक ऐसा आतंक जिसने पूरे देश को सालों तक बंधक बनाए रखा। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको ले जाएगा सद्दाम की उस दुनिया में जिसकी झलक आम इंसान कभी देख ही नहीं पाया। साथियों, सद्दाम हुसैन की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, एक ऐसे इंसान की भी है जो दिखता कुछ था और अंदर से बिल्कुल कुछ और था। सद्दाम सिर्फ महल बनाने के शौकीन नहीं थे, उन्हें विशाल मस्जिदें खड़ी करने का भी जुनून था। इसी जुनून में उन्होंने बगदाद के पास एक अलग ही दुनिया रची डाली। उम्म अल मारिक, एक बेहद शानदार मस्जिद जिसे साल 2001 में उनकी सालगिरह पर खास तौर पर बनाया गया। इस मस्जिद की सबसे अनोखी बात थी इसकी ऊंची ऊंची मीनारें जो मिसाइल जैसी डिजाइन की गई थी। वही स्कड मिसाइलें जिन्हें उन्होंने खाड़ी युद्ध के दौरान इजराइल की तरफ दागा था। सद्दाम के बारे में सबसे चौंकाने वाली बातों में से एक यह भी है कि एक मस्जिद में कुरान की एक प्रति उनके ही खून से लिखवा कर रखी गई थी। कॉन कॉफलिन अपनी किताब में बताते हैं कि 3 साल तक सद्दाम ने लगभग 26 लीटर खून दिया और उसी खून से 605 पन्नों में कुरान लिखी गई। आज भी वह प्रति एक बड़े कांच के केस में सुरक्षित रखी है। सद्दाम हुसैन, द पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज किताब लिखने वाले सईद अबूरिश लिखते हैं कि सद्दाम की यह भव्यता उनके बचपन की गरीबी का नतीजा थी। वो तिक्रित के ऐसे माहौल में बड़े हुए थे जहां घर में जूते खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। शायद उसी गरीबी ने उनके भीतर बड़ी से बड़ी चीजें खड़ी करने की प्यास भर दी थी। लेकिन इन महलों के पीछे एक और राज था। सद्दाम को नींद बहुत कम आती थी। अक्सर सुबह 3 बजे ही उठ जाते और तैरने के लिए अपने निजी पूलों तक पहुंच चले जाते थे। इराक जैसे रेगिस्तानी देश में पानी हमेशा ताकत और दौलत का प्रतीक रहा है, और इसी वजह से सद्दाम के हर महल में झरने, फव्वारे और विशाल स्विमिंग पूल मौजूद रहते थे। कॉफलिन लिखते हैं कि सद्दाम को स्लिप डिस्क की समस्या थी और डॉक्टरों ने उन्हें लगातार तैरने और चलने की सलाह दी थी। इसीलिए उनके पूलों की सुरक्षा सबसे कड़ी होती। पानी का तापमान नियंत्रित रहता और हर दिन यह जांच होती कि कहीं पानी में जहर तो नहीं मिलाया गया। सद्दाम को खाने से भी डर लगता था। सद्दाम हुसैन पर लिखी गई एक और मशहूर किताब के लेखक अमाजिया बरम एक बेहद दिलचस्प बात लिखते हैं कि सद्दाम के शासनकाल में उसके कई दुश्मन रहस्यमयी तरीके से थैलियम नाम के घातक जहर से मारे गए थे। यही वजह थी कि सद्दाम के मन में हमेशा यह भय बैठा रहता था। ऊपर से तो वह पूरी दुनिया के सामने लोहा दिखाने वाला तानाशाह था, लेकिन भीतर ही भीतर वह हर कौर, हर घूंट, हर सांस पर शक करता हुआ इंसान था। इसी शक ने उसके खाने पीने की व्यवस्था को एक तरह के गुप्त ऑपरेशन में बदल दिया था। हफ्ते में 2 बार उसके बगदाद स्थित महल में समुद्र से लाई गई ताजी मछलियां, केकड़े, झींगे और साथ ही बकरे व मुर्गे का खास तौर पर चुना गया मांस भेजा जाता था। लेकिन ये चीजें सीधे रसोई तक नहीं पहुंचती थी। निवास में दाखिल होने से पहले हर खाद्य सामग्री की जांच की जाती थी, और ये काम कोई साधारण कर्मचारियों का नहीं बल्कि देश के परमाणु वैज्ञानिक स्वयं इन सामानों का परीक्षण करते थे। बर्म बताते हैं कि सद्दाम ने अपनी जिंदगी में करीब 20 महल बनवाए थे, जिनमें हर वक्त कर्मचारी तैनात रहते थे।
चाहे सद्दाम किसी महल में महीनों तक कदम न रखे, लेकिन उसके आदेश के मुताबिक वहां रोज 3 वक्त का खाना पकाया जाता था। पूरा मेन्यू, पूरा स्टाफ, पूरी तैयारी के साथ, सिर्फ इस संभावना के चलते कि सद्दाम कभी भी आकस्मिक रूप से वहां पहुंच सकते हैं। सद्दाम की एक और कमजोरी उनका रूप रंग भी था। वो हमेशा एकदम परफेक्ट दिखना चाहते थे। इसीलिए बाद में उन्होंने अपनी जैतूनी रंग वाली सैन्य वर्दी छोड़कर सूट पहनना शुरू किया, कोफी अन्नान की सलाह पर, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी छवि सबसे अच्छी दिखे। उनके बाल हमेशा ढाई किए होते थे और वे पढ़ने वाला चश्मा पहनकर कभी जनता के सामने नहीं आते थे। उनके भाषण कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होते, ताकि दूर से भी साफ दिखाई दे। मीटिंग्स के बीच में वे कभी कभी अचानक 20 से 30 मिनट के लिए गायब हो जाते और निजी कमरे में झपकी लेते और फिर ऐसे लौटते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सद्दाम टीवी भी खूब देखते थे, CNN, अल जजीरा और दुनिया भर की खबरें। उनकी पसंदीदा फिल्म थी द डे ऑफ द जैकॉल, जो कि एक अंग्रेजी थ्रिलर मूवी है। लेकिन सत्ता के साथ उनका गुस्सा और शक दोनों लगातार बढ़ते गए। मार्च 1982 इराक की राजनीति अचानक एक अजीब मोड़ लेती है। सद्दाम हुसैन पर अपने ही एक मंत्री की हत्या करवाने का गंभीर आरोप लगाया गया। कफलिन अपनी किताब सद्दाम द सीक्रेट लाइफ में लिखते हैं कि सरकार ने दुनिया के सामने जो कहानी रखी वह सिर्फ एक मुखौटा थी। सरकारी बयान के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री रियाद इब्राहिम हुसैन भ्रष्टाचार में फंसे होने की वजह से मारे गए, लेकिन असल कहानी इसके बिल्कुल उलट थी। कहानी के मुताबिक मंत्री ने सुझाव दिया था कि ईरान इराक युद्ध में विराम के लिए पूर्व राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर को कुछ समय के लिए दोबारा पद पर बैठा देना चाहिए। पहले तो सद्दाम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बस बैठक रोक दी और मंत्री को एक दूसरे कमरे में ले गए। कुछ ही मिनट बाद बाहर गोलियों की आवाज आई। सद्दाम वहां से अकेले बाहर निकले, मानो कुछ हुआ ही नहीं। बाद में मंत्री को गद्दार घोषित कर दिया गया और जब परिवार ने शव मांगा तो उनके शरीर के टुकड़े करके उनकी पत्नी को भेज दिए गए। सद्दाम का गुस्सा इतना तेज था कि वो छोटी सी बात पर भी पद छीन लेते थे। एक बार उन्होंने अपने विदेश मंत्री हमेद अल जुबैरी को सिर्फ इसलिए पद से हटा दिया क्योंकि हमेद सद्दाम की केवल 2 कॉल्स का जवाब नहीं दिया था। उन्होंने सफाई दी कि वे हवाई अड्डे पर एक मेहमान का स्वागत कर रहे थे, पर सफाई का कोई मतलब नहीं था। इसी तरह एक अन्य घटना में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ओमर अल हज्जा की हत्या सिर्फ इसलिए करवा दी क्योंकि उसने कहीं सद्दाम की बुराई कर दी थी। उस अधिकारी के बेटे को भी मार दिया गया, घर बुलडोज कर दिया गया और पूरा परिवार सड़क पर फेंक दिया गया था। साल 2002 में एक कैबिनेट बैठक के दौरान उन्होंने एक मंत्री को घड़ी देखते हुए देख लिया। बैठक खत्म होने पर सद्दाम ने उसे वहीं रोक लिया और पूछा, इतनी जल्दी किस बात की है? मंत्री ने कहा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सद्दाम को यह अपमान लगा और उसने आदेश दिया कि उसे 2 दिनों तक उसी कमरे में कैद रखा जाए। मंत्री को लगा कि उसे किसी भी पल गोली मारी जा सकती है। उसकी जान तो बच गई, लेकिन मंत्रालय से हटा दिया गया। सद्दाम की जिंदगी का सबसे बड़ा संकट उनका खुद का परिवार भी था। 1988 के आसपास उनका संबंध इराकी एयरवेज के महानिदेशक की पत्नी समीरा शहबंदर से हो गया। लंबी, खूबसूरत और शादीशुदा भी थी। सद्दाम का यह व्यवहार उन लोगों को नीचा दिखाने का एक तरीका भी माना जाता था जो कभी उनके विरोध में खड़े होते थे। कई लोगों का कहना था कि सद्दाम को शादीशुदा महिलाओं से संबंध बनाने में एक अलग ही अहम महसूस होता था। उनका सबसे भरोसेमंद आदमी था उनका अंगरक्षक कामिल हन्ना जेन, जिसका काम था उनके खाने को पहले खुद चखना। और दिलचस्प बात यह है कि वह खुद उनके निजी रसोइये का बेटा था। सद्दाम का मानना था कि रसोइया उन्हें कभी जहर नहीं देगा क्योंकि उनका खुद का बेटा मुझसे पहले वो खाना खाता है। उनकी सुरक्षा इतनी गुप्त होती थी कि जहां भी सद्दाम जाते पहले काले शीशों वाली डमी गाड़ियां चारों दिशाओं में भेजी जाती ताकि हत्यारे भ्रम में पड़ जाएं। यहां तक कि उनके करीबी लोगों को भी अक्सर पता नहीं होता था कि सद्दाम किस महल में है।
उन्हें स्थानीय डॉक्टरों पर भी भरोसा नहीं था। अपनी सेहत के लिए अक्सर विदेशों से विशेषज्ञ बुलाए जाते। सरकारी कार्यक्रमों में कई बार उनके डुप्लीकेट भेजे जाते थे। कहा जाता है कि 1984 में एक डुप्लीकेट को गोली सिर्फ इसलिए मार दी गई क्योंकि शक हुआ कि वो असली सद्दाम ही है। सद्दाम हुसैन की जिंदगी शानो शौकत से भी बड़ी, डर, शक और सत्ता की भारी कीमत से भरी हुई थी। एक ऐसा शासक जिसे दुनिया ताकतवर मानती रही, लेकिन उसकी रातें डर, सन्नाटे और सुरक्षा के कड़े पहरे में गुजरती थी। सद्दाम की कहानी में ताकत के पीछे छिपा था अदृश्य डर, शानो शौकत के पीछे असीम असुरक्षा और महलों की चमक के नीचे खून, शक और सत्ता की दीवानगी। यही था सद्दाम हुसैन का असली चेहरा, एक ऐसा शासक जो दुनिया को ताकतवर दिखता था लेकिन भीतर से लगातार डरता था। तो अगर आप ऐसी ही रोचक और इतिहास से जुड़ी कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कहानियों के भंडार को और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगली ऐसी ही अनसुनी कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।